हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलीट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 सर्कल का प्रॉब्लम सेट का क्वेश्चन नंबर 17। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 17 एक एक्टिविटी है और चलिए देखते हैं इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। इजी है, जल्दी खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। तो क्या लिखा है इन फिगर 3.95, मतलब इस फिगर में EF कॉर्ड EF इज पैरेलल टू कॉर्ड GH। ये आपको दिया है कि दोनों चीज़ पैरेलल है और फिर आपको उसके बाद क्या पूछ लिया है कि प्रूव दैट कॉर्ड EG, फिर ये जो EG कॉर्ड है ये वाला और कॉर्ड FH जो है ये दोनों इक्वल है, ये आप बताओ या हमको बताना स्टूडेंट्स। और क्या बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स एंड राइट द प्रूफ। और पहले ये बोल दिया कि ड्रॉ सेगमेंट GF, तो GF को ड्रॉ करना है, यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉ करके दिया है। तो चलिए किस तरह इसको सॉल्व करेंगे देखेंगे। तो सबसे पहले आपको अगर मालूम है कि ये दोनों कॉर्ड पैरेलल है जो यहाँ पे दिया है, तो इसको अगर हम ऐसा समझते हैं कि दो लाइन अगर पैरेलल होता है और एक जैसे GF जो उन्होंने ड्रॉ करने को बोला है उसके ऊपर अगर हमने एक इस तरीके का लाइन समझा जो ट्रांसफर होता है और ट्रांसवर्सल, तो दो लाइन अगर पैरेलल है और एक ट्रांसवर्सल है स्टूडेंट्स, तो आप इन दोनों एंगल के बारे में क्या बोलोगे। ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं स्टूडेंट्स, अल्टरनेट एंगल। आप जानते रहोगे कि जब भी दो लाइन इस तरह पैरेलल होते हैं और ये ट्रांसवर्सल होता है तो ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं और ये दोनों एंगल भी इक्वल होते हैं। छोड़ दीजिए वहाँ पे, मैं सिर्फ जो बता रहा हूँ वो समझिए। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है जो Z फॉर्म करता है, Z। तो इस एंगल को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो ये चीज़ आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रही है यहाँ पे, क्योंकि ये और ये पैरेलल है और GF जो इन्होंने ड्रॉ करने को बोला है वो एक ट्रांसवर्सल जैसा दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों एंगल इक्वल होएगा जिसका रीज़न रहेगा अल्टरनेट एंगल। और वही चीज़ यहाँ पे दिया, देखिए इस एंगल का नाम दिया है EFG जो यहाँ पे लिखा है और इस एंगल का नाम दिया है FGH जो यहाँ पे लिखा है। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो रहे हैं, तो आपसे रीजन पूछा है। तो रीजन क्या रहेगा, रीजन रहेगा अल्टरनेट एंगल्स थ्योरम, या अल्टरनेट एंगल भी अगर आप लिख देते तो भी चलेगा। तो ये उन्होंने फर्स्ट करके रखा था। फिर आगे आपको इतने बॉक्सेस फिल करना है। अब इसमें क्या लिखा है कि एंगल EFG इज इक्वल टू डैश, एंगल EFG इज इक्वल टू डैश। और रीजन आपको समझना है कि इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम बोला है, मतलब इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से अगर आप समझोगे तो एंगल EFG क्या होता है, एंगल EFG क्या होगा। और उसी तरह और एक क्वेश्चन पूछा है इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से ही कि एंगल FGH क्या होगा, एंगल FGH क्या होगा इंस्क्राइब एंगल थ्योरम से। तो अब आपको मैं बताऊं कि अगर सेंटर के ऊपर अगर हमने एक एंगल लिया, सेंटर के ऊपर अगर हमने एक एंगल लिया, तो आप जानते हो कि उस एंगल का जो मेजर होता है उसके सामने वाले माइनर आर्क के बराबर होता है। जब वो एंगल सेंटर में बनता है तो उसका वैल्यू उसके करस्पॉन्डिंग सामने वाले माइनर आर्क के इक्वल में होता है। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये जो वर्टेक्स है, ये सर्कल के ऊपर है, सर्कल के सेंटर पे नहीं है। और अगर यहाँ पे हमने एंगल बनाया, जैसे देखिए दोनों एंगल समझ लीजिए आप, एक सेंटर पे बना है तो दोनों इक्वल होता है, लेकिन ये सेंटर पे नहीं बन रहा है। ये वाला जो एंगल है ये सेंटर पे नहीं बना है, ये सर्कल के ऊपर बना है। तो इंस्क्राइब एंगल थ्योरम ये बताता है कि अगर सर्कल के ऊपर कोई एंगल बनता है वर्टेक्स से, तो उसका जो मेजर होता है वो उसके सामने वाला जो आर्क होता है उसका आधा होता है स्टूडेंट्स। मतलब EFG जो है वो हाफ, उसका जो एंगल का मेजर रहेगा उसके करस्पॉन्डिंग सामने वाले माइनर आर्क के हाफ के बराबर होएगा। मतलब फिर से यही बोल रहा हूँ मैं कि एंगल EFG विल बी हाफ ऑफ मेजर आर्क EG। तो यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे आपको लिखना है कि ये हाफ हो जाएगा मेजर आर्क EG का। इसको बोलते हैं इंस्क्राइब एंगल थ्योरम। तो अगर ये वाला एंगल इस वाले आर्क का आधा होता है तो आपसे दूसरा पूछा है FGH, आपसे फिर यहाँ पे FGH पूछा है। देखिए FGH, तो ये वाला जो एंगल है ये इसका आधा हो जाएगा ना। जैसे ये एंगल अगर इसका आधा है तो ये एंगल इसका आधा हो जाएगा, ये वाले आर्क का। तो एंगल FGH जो है वो हाफ हो जाएगा मेजर आर्क FH का। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मेजर आर्क FH का। फिर उसके बाद आपसे क्या पूछा है कि मेजर आर्क EG जो है वो किसके इक्वल में है, और आपको बोला कि 1, 2 और 3 को तीनों को समझ के आप बताइए। तो 1 में हमने क्या बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है स्टूडेंट्स, ये हमने 1 में बताया। सेकेंड में हमने बोला कि ये जो एंगल है इसका आधा है, और थर्ड में हमने बोला कि ये जो एंगल है इसका आधा है। देखिए फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमने ये बोला कि ये एंगल ये वाले आर्क का हाफ है, और यहाँ पे हमने बोला कि ये वाला एंगल ये वाले आर्क का आधा है। फिर हमने एक जगह पे ये भी बोला कि ये दोनों एंगल इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो इसका हाफ
और इसका हाफ, दोनों इक्वल रहेगा। मतलब देखिए यहाँ पे फिर से कि EFG और FGH दोनों इक्वल है और EFG EG का हाफ है और FGH FH का हाफ है। तो ये हाफ हाफ कैंसिल होके ये समझ में आएगा कि EG FH के इक्वल में रहेगा स्टूडेंट्स, EG FH के इक्वल में रहेगा, क्योंकि फिर से समझिए कि ये इसके इक्वल में है, ये इसके इक्वल में है और ये दोनों आपस में इक्वल है। तो ये दोनों आपस में आधे आधे में अगर इक्वल है तो पूरे पूरे में भी इक्वल रहेंगे स्टूडेंट्स। अगर हाफ हाफ में इक्वल है तो ये फुल फुल में इक्वल है। यहाँ पे फुल फुल दिया, आधा आधा नहीं दिया है। तो जो चीज़ आधे आधे में इक्वल होता है वो फुल फुल में भी इक्वल होता है। तो EG FH के इक्वल में है। तो EG अर्क अगर FH के इक्वल में है तो फिर इसके अंदर जो कॉर्ड सबटेंड हो रहा है ये वाला, और इसके अंदर जो कॉर्ड सबटेंड हो रहा है ये वाला बन रहा है, ये दोनों कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे। अगर ये अर्क और ये अर्क इक्वल है तो इसके अंदर का कॉर्ड और इसके अंदर का कॉर्ड ये भी दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। और उसका रीजन आप ऐसा लिख सकते हो कि इन ए सर्कल कॉन्ग्रुएंट अर्क्स हैव देयर करस्पॉन्डिंग, इसके साथ वाला ये, इसके साथ वाला ये कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग मतलब इसके साथ ये नहीं है, इसके साथ ये है, इसके साथ ये है। तो एक सर्कल में कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड करता क्या है, उसके करस्पॉन्डिंग कॉर्ड्स को कॉन्ग्रुएंट बनाता है। अगर कॉन्ग्रुएंट अर्क्स है तो कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड बनाएगा स्टूडेंट्स, ये बताना था। तो बस इतना ही करना था स्टूडेंट्स, एकदम सिंपल है था मतलब। चलिए अब मिलते हैं इसके आगे के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।